हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो यहाँ पे आज का पहला चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स, उसके टॉप 20 एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी रहेंगे जो ऑलरेडी पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज़ बिना टाइम को ज़ाया किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी एंड से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पे, हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है एलसीएम ऑफ 12, 32 एंड 36। 12, 32 एंड 36 का हमें एलसीएम यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे हम एलसीएम? एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास जो कॉमन डिवीजन मेथड है, हम उस कॉमन डिवीजन मेथड की मदद से यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के फैक्टर्स मैंने निकाल के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फैक्टर्स क्या है? 2 है और दूसरा 2 और उसके बाद 3 दो बार है और 8 है यहाँ पे। ये है किन किन के फैक्टर्स? ये तो है 12, 32 और 36 के फैक्टर्स। अब आप बोलोगे 8 क्यों रखा है मैंने यहाँ पे? क्योंकि जगह कम होने की वजह से मैंने फिर डायरेक्ट लास्ट पे 8 से ही डिवाइड किया, क्योंकि इसके बाद किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला था, तो हमने डायरेक्ट 8 से ही डिवाइड किया। जब इन फैक्टर्स की हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये एक रफ एक एमसीक्यू है, यहाँ पे आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको आंसर चाहिए। आपको यहाँ पे उसको एग्जामिनर को आपको प्रूव करके नहीं देना है कि हमने इसका एलसीएम कैसे निकाला है, हमने इसका एचसीएफ अगर निकालना होगा तो क्या वो 300 होगा, क्या 350 होगा, या फिर 400, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जब हमने इनका एलसीएम निकाला तो एलसीएम निकालने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? 288। लेकिन हम ऊपर ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं, ऑप्शंस में कहीं पे भी आपका 288 ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा फिर? नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है 4√2 इज। ये 4√2 क्या है? 4√2 क्या है यहाँ पे? क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये इवन नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है, या फिर ये प्राइम नंबर है? तो फिर देखते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स को आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर कभी भी हम रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से, फिलहाल आप याद रख लो, रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और जो इरेशनल नंबर्स है ना, इनको हम क्यू डैश से, टी से भी डिनोट करते हैं। आप फिलहाल मान लो जो क्यू डैश है, क्यू डैश से हम किसको डिनोट करते हैं? इरेशनल नंबर्स को। अगर हम रैशनल प्लस इरेशनल करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा रहेगा इरेशनल नंबर ही। अगर हम रैशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। अगर रैशनल इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई टू इरेशनल होगा तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इरेशनल ही होगा। अगर रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल होगा तो रिजल्ट भी क्या होगा? यहाँ पे रिजल्ट भी यहाँ पे इरेशनल ही होगा। तो यहाँ पे हमें समझ क्या आ रहा है? जब भी आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन यूज कर रहे हो, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट हमेशा यहाँ पे इरेशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है ना, ये वाला नंबर, ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको देखना है, क्या अब √2 जो है 4√2 है ना, क्या 4√2 यहाँ पे रैशनल नंबर है, या फिर ये इरेशनल नंबर है, या फिर इवन नंबर है? इवन नंबर को तो आप छोड़ लो, क्योंकि इवन नंबर ये हो नहीं सकता है। इवन नंबर्स फिलहाल नेचुरल नंबर्स में होंगे, ये कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इवन नंबर ये हो नहीं सकता है। इसके बाद हमें देखना है, क्या ये नंबर जो है ना 4√2, क्या ये प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर भी ये नहीं हो सकता है, तो ये भी आप यहाँ से कैंसिल ऑप्शन कर सकते हो। अब यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन बचा? एक तो है यहाँ पे रैशनल और दूसरा है इरेशनल। देखो 4 जो है ना, 4 एक रैशनल नंबर है और इसके साथ √2 है, दोनों के बीच में कौन सी ऑपरेशन यूज हुई है? मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे ये वाला रैशनल, ये वाला इरेशनल, बीच में मल्टीप्लीकेशन। हमने अभी पढ़ा रैशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा? इसका आंसर फिर यहाँ पे आएगा इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39 आर। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ये ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था शायद। क्वेश्चन नंबर 3 में जो 39 है ना, 39 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स? फिलहाल हम यहाँ पे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे, फिर देखेंगे बाद में इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। हम पहले 39 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1s are 3, और उसके बाद 3 3s are 9,
अब यहाँ पे 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम किस से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 13 से ही। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, इसके प्राइम फैक्टर्स है यहाँ पे 3 और दूसरा क्या है 13। तो 3 और 13 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। जो 8, 9 और 25 है, इनका HCF क्या रहेगा यहाँ पे। तो 8 को भी हम यहाँ पे हम 8 के लिए भी अलग से डिवीजन टेबल बनाएंगे, 9 के लिए भी अलग से डिवीजन टेबल बनाएंगे और यहाँ पे 25 के लिए भी अलग से डिवीजन टेबल बनाएंगे। 8 के निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 4 जार 8, उसके बाद 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, 8 के प्राइम फैक्टर्स फिलहाल हमने निकाले 2 2 और 2। इसके बाद 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे, 3 इंटू 3। तो 3 3 जार 9, यहाँ पे 9 के प्राइम फैक्टर्स है 3 और 3। उसके बाद है फिर लास्ट पे कौन सा नंबर था, 25। अब हम निकालते हैं 25 के फैक्टर्स। 25 के फैक्टर्स निकलेंगे 5 को 5 से, यहाँ पे 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 5, 2 5 इसके फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। अब हम यही फैक्टर्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे नीचे, जो ये सभी फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स को हम नीचे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे तो फिर 8 के फैक्टर्स क्या निकले, 8 के फैक्टर्स यहाँ पे निकले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 1 साथ में, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। इसके बाद 9 के फैक्टर्स क्या थे, 9 के फैक्टर्स थे 3 इंटू 3 और 1 साथ में रहेगा, ठीक है। इसके बाद 25 के फैक्टर्स क्या है, 25 के फैक्टर्स है यहाँ पे 5 इंटू 5 और 1 साथ में रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम, इनमें से 1 के बगैर कोई भी कॉमन फैक्टर इनके फैक्टर्स में नहीं है। तो 1 यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है, 1 के बगैर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनका HCF क्या रहेगा फिर, 8, 9 और 25 का HCF रहेगा फिर 1 यहाँ पे। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो इरेशनल ही आएगा। क्यू डैश का मतलब यहाँ पे होता है इरेशनल और क्यू का मतलब है रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल एंड इरेशनल, जब भी आप दो अलग अलग किस्म के नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, एक अगर रैशनल होगा दूसरा अगर इरेशनल होगा, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। अगर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, सपोज एक 5 है, 5 एक रैशनल नंबर है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 के साथ, √7 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब हम 5 को √7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5√7। जो यहाँ पे रिजल्ट है ना, रिजल्ट में यहाँ पे इरेशनल पार्ट है, तो ये पूरा नंबर यहाँ पे इरेशनल ही रहेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसका ऑप्शन फिर क्या रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, वो हमेशा इरेशनल के बराबर होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। अभी देखा हमने, अगर अगर एक रैशनल नंबर होगा और दूसरा इरेशनल नंबर होगा, अगर इन दोनों का हमें सम देखना होगा वो क्या आएगा। फॉर एग्जांपल ये है 4 यहाँ पे और यहाँ पे है √5। 4 हमारा रैशनल नंबर है और √5 हमारा इरेशनल नंबर है। दोनों का अगर हम यहाँ पे सम कर लेंगे, इनका एडिशन क्या होगा, इनका एडिशन हमेशा यही आएगा वापस 4√5 ही। तो ये इरेशनल ही है, इसका फिर आंसर क्या रहेगा यहाँ फिर इसका भी आंसर यहाँ पे इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही डिस्कस किया था, जब भी हम रैशनल और इरेशनल की बात करते हैं, चाहे आप इनके बीच में एडिशन की ऑपरेशन यूज करो तो भी आंसर इरेशनल ही आएगा, चाहे आप इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन यूज करो तो भी इरेशनल ही आंसर आएगा, चाहे आप इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करो तो भी आंसर इरेशनल आएगा, चाहे आप इन दोनों के बीच में डिवीजन की ऑपरेशन यूज करो तो भी आंसर इरेशनल ही आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। जो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा किससे डिवाइड होते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पर हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे 1 2 एंड 3। इनका जो प्रोडक्ट है ना, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, इनका प्रोडक्ट 6 के बराबर आएगा। और 6 इनमें से किस नंबर से डिवाइड होगा, जो ये 6 हमारा रिजल्ट है ना, इन ऑप्शंस में से किससे यहाँ पे डिवाइड होगा। क्या ये 4 से डिवाइड होगा, क्या ये 6 से डिवाइड होगा, क्या ये यहाँ पे डिविजिबल बाय 10 है, क्या ये डिविजिबल बाय, या कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है जिससे ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 है ना, ऑप्शन बी फिलहाल इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
तो पहले 3 नंबर्स को हमने चेक किया, पहले 3 नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन था वो 6 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हम लेंगे हम 2, 3 एंड 4, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये तीनों यहाँ पे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे क्या आएगी इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आएगी 2 3s are 6, 6 4s are 24, और 24 इनमें से किस से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो पहला ट्रिपलेट था ना, पहला ट्रिपलेट कौन सा था, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 6 से ही डिवाइड हो रहा था। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो हर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है। 4 ने इस वाले मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड नहीं किया। इसके बाद कुछ और थे हमने चेक किए, उनको 4 ने डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे 6 जो है, 6 इज ओनली नंबर विच डिवाइड्स एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कंप्लीटली, जो हर एक 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 इज। ये भी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो 8 जो है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे बोलना है 98 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे डिवीजन टेबल बनाया। डिवीजन टेबल में सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4s are 8, उसके बाद यहाँ पे 1 जाएगा 8 की तरफ, तो ये बनेगा 18, 2 9s are 18। उसके बाद 49 को 7 से ही डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 49 को यहाँ पे ना तो 2 से डिवाइड होगा, और 49 को ना तो 3 से ना तो 5 से डिवाइड होगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे किस से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7s are 49, तो लास्ट पे 7 1s are। यहाँ पे फिर प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, जो 49 के प्राइम फैक्टर्स है ना, 49 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे है 49 इज इक्वल टू 2 एक बार और 7 दो बार, 2 एक बार और 7 दो बार। 7 दो बार का मतलब है 7 रेज़्ड पावर 2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, देखिए पहली ऑप्शन की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे पहले ऑप्शन में है 2 दो बार, लेकिन हमें 2 कितनी बार चाहिए, 2 एक ही बार है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे, दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे 2 भी दो बार और 7 भी दो बार, तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यही रहेगा फिर इसका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे फॉर सम इंटीजर p, अगर आपके पास कोई भी इंटीजर होगा, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हर एक ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है। देखें, अगर आपके पास कोई भी इंटीजर p है, क्या आप हर कोई ऑड इंटीजर p की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हर कोई इंटीजर आप 2p की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हर कोई ऑड इंटीजर आप p+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हर कोई ऑड इंटीजर आप 2p+1 में लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर सम इंटीजर, आपके पास अगर कोई इंटीजर p है, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो किस फॉर्म में है, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में ऑड इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा हमेशा। देखिए यहाँ पे हम हर एक ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन जो इसका पहले हम डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी जो है ना, यहाँ पे फॉर सम इंटीजर p मतलब कोई भी इंटीजर ले, फिलहाल हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर लेंगे। p के बदले आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। क्या हर एक ऑड इंटीजर को आप p की शेप में रख सकते हो, नहीं रख सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 2p, p का मतलब आपको p के बदले सिर्फ इंटीजर्स की वैल्यू पुट करनी है। p के बदले हम 2 1s are 2, तो यहाँ पे 2 पहले ही ऑड इंटीजर नहीं आया, 2 2s are, फिर दूसरी बार हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ऐसे हम इवन नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक नहीं है। अगर क्वेश्चन होता फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट कर सकते थे। अब इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर p के बदले आपको कुछ इंटीजर्स, या p के बदले हम यहाँ पे ब्लैंक रख लेंगे, उसके बाद +1, p के बदले आपको अलग अलग इंटीजर्स को यहाँ पे पुट करना है। p के बदले फॉर एग्जांपल पहले हम 1 पुट करेंगे, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा यहाँ पे 1 + 1 जो है ना, 1 + 1 2 के बराबर आ रहा है, और 2 एक इवन नंबर है। उसके बाद अगर आप दूसरी बार यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 + 1 3, एक बार ये इवन फॉर्म दे रहा है, इनका एडिशन इवन फॉर्म में आ रहा है, और दूसरी बार ऑड फॉर्म में आ रहा है, और तीसरी बार फिर से इवन में आएगा, एक बार यहाँ पे इवन आएगा, दूसरी बार यहाँ पे ऑड आएगा। तो यहाँ पे ये ऑड के लिए ये पैटर्न नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब ऑप्शन नंबर लास्ट जो है ना, ऑप्शन नंबर ए ही जो था। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे है ना, 2p+1, 2p+1 मतलब 2 को आप ऐसे ही रखो, p के बदले आपको वैल्यूज पुट करने हैं, 2 1s are 2 +1। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, 2 1s are 2 +1 इज इक्वल टू 3, तो 3 एक ऑड नंबर है। एक और भी यहाँ पे चेक कर लेंगे, 2 p के बदले हम 2 वैल्यू देंगे, 2 + 2 2s are 4 +1 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही 2 3s are 4, 2 3s are 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 2 4s are 8 + 1 इज इक्वल टू 9,
2 5 हम p के बदले सिर्फ यहाँ पे इस p के बदले हम वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। 2 5 10 + 1 इज इक्वल टू 11। ऐसे ही 2 6 अगर आप 2 6 करोगे 2 6 12 + 1 इज इक्वल टू 13। तो ये जो है ना ये वाली फॉर्म जो 2 मल्टीप्लाइड बाय p, जो p के बदले हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट किए +1, ये वाली फॉर्म जो है ना ये वाली फॉर्म यहाँ पे दे रही है हमें ऑड फॉर्म। तो ऐसे ही फिर इसका आंसर क्या रहेगा, जो 2p + 1 है इसमें हम सभी ऑड नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज। जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स तो आपको पता ही है जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 और 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट 2 आ रहा है। उसके बाद 2 और 3 ये भी दोनों कंसेक्यूटिव है, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव है, इनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है। उसके बाद 3 एंड 4 इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। उसके बाद 4 एंड 3 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? वो आ रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 एंड 5 आएगा। 4 एंड 5 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जब भी हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है ना वो हमेशा इवन ही आ रहा है, प्राइम नंबर तो नहीं आ रहा है हमेशा, क्योंकि एक बार प्राइम नंबर आया ये ऑप्शन फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद इवन नंबर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? इवन, क्योंकि ऑड भी यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ऑड भी नहीं आ रहा है, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे ही कैंसिल ऑप्शन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? फिर इसका आंसर रहेगा इवन नंबर्स। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 इट्स पॉसिबल रिमाइंडर इज ऑलवेज। अगर हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, सपोज अगर यहाँ पे 8 है, 8 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम एक अलग से एग्जांपल लेंगे, पहले हम 7 को या 6 को ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 को हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 7 को डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 8 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 को डिवाइड, यहाँ पे 8 को डिवाइड, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 6 से डिवाइड कर लो, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जार 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ पे रिमाइंडर 0। 6 1 जार 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 1। और यहाँ पे 6 1 जार 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर यहाँ पे 2, ठीक है। 8 तक हमने यहाँ पे चेक किया। अब इसके बाद 9 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 10 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, 11 को भी 6 से डिवाइड करेंगे। अब 9 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 1 जार 6, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ रहा है। 6 1 जार 6, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ रहा है। 6 1 जार 6, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो अभी तक जो रिमाइंडर्स आए ना, रिमाइंडर अभी तक 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 और 4 5। अब हम यहाँ पे 12 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 12 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जार 12। अब फिर से रिमाइंडर क्या होगा? रिपीट होगा, 0 1 2 3 4 5। जब आप 18 पे पहुंचोगे फिर से रिमाइंडर्स रिपीट होंगे, 0 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 6 से, इट्स पॉसिबल रिमाइंडर इज, इसका जो पॉसिबल रिमाइंडर है ना वो क्या हो सकता है? क्या वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर वो लेस देन 0 हो सकता है? अभी हमने यहाँ पे रिमाइंडर्स देखे, ये थे हमारे रिमाइंडर्स 1 2 3 4 5। तो क्या ये नंबर्स ग्रेटर देन 6 है? इनमें से कोई भी नंबर ग्रेटर देन 6 नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। इसके बाद एट लीस्ट 6 का मतलब है, मतलब कम से कम 6 के बराबर 6 यहाँ पे इसका रिमाइंडर होगा। यहाँ पे 6 तो रिमाइंडर है ही नहीं, तो ये भी गलत है। इसके बाद एट मोस्ट 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 यहाँ पे रिमाइंडर होगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 नहीं है। अगर कहता है एट मोस्ट 5 तो हम यहाँ पे इसको टिक कर सकते थे, लेकिन ये कह रहा है एट मोस्ट 6 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 6 है ही नहीं। जब 6 है ही नहीं रिमाइंडर, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेस देन 6, यहाँ पे ये सभी नंबर जो है ना, ये सभी नंबर्स लेस देन 6 हैं, तो इसका ऑप्शन, फिर इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इफ HCF ऑफ 16 एंड y, इफ HCF ऑफ 16 एंड y इज इक्वल टू 8, अगर HCF किस का? HCF है यहाँ पे 16 और y का 8, और ऐसे ही LCM है इन्हीं दो नंबर्स का 48, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपने एक्सरसाइज 2 में एक रिलेशन पढ़ी होगी, HCF इंटू LCM, HCF इंटू
एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये रिलेशन ऑलरेडी आपने पढ़ी है। एचसीएफ के बदले यहाँ पे क्या है, एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 8 और एलसीएम इन दोनों का क्या है 48। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे दो नंबर क्या है, एक है 16 दूसरा है y। यहाँ पे रहेगा फिर इज इक्वल टू 16 इंटू वाई, जो हमारे दो नंबर्स है। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर लो, 16 1 जार 16 1 जार 16, 16 3 जार 48, तो 8 3 जार 24। यहाँ पे हमारा y क्या आ रहा है, y आंसर, यहाँ पे y का आंसर फिर क्या रहेगा, y यहाँ पे रहेगा 24, क्योंकि 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। तो इसमें से फिर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है ना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम, एलसीएम अब दिया है इतना है, एलसीएम 693 और इनका एचसीएफ, एचसीएफ कितना है इनका, एचसीएफ आपको निकालना है। तो अभी की रिलेशन को हम फिर से यूज करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यही रिलेशन फिर से हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ को मान लेंगे सपोज x, क्योंकि एचसीएफ अभी पता नहीं है तो एचसीएफ को x रखेंगे हम। एलसीएम के बदले, एलसीएम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एलसीएम की वैल्यू है 693। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रहेंगे 99 इंटू 77। ठीक है, जब आप इनका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे 99 इंटू 77 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप 693, तो इनका यहाँ पे एचसीएफ क्या रहेगा, इनका फिर आंसर आपका आएगा यहाँ पे, वो आएगा 11। आप ये चेक कर सकते हैं, इनका आंसर आएगा 11। अगर आपको अब ऐसे करना नहीं आएगा तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, दो नंबर्स है, ये वाले दो नंबर 77 एंड 99, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन टेबल का यूज कर लेंगे। यहाँ पे 77 और 99 के फैक्टर्स निकालने हैं। 77 के फैक्टर्स 7 11,000 और यहाँ पे 9 11,000, फिर 11 1,000 और यहाँ पे 11 1,000। ठीक है, अब 77 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 7 इंटू 11 और 99 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 9 इंटू 11। तो इनका यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, इनका कॉमन फैक्टर यहाँ पे 11 है, तो यही इनका रहेगा एचसीएफ। वही था हमारा आंसर। आप वैसे भी इसको कर सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे कोई मेथड कोई प्रॉपर मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उनका एचसीएफ हमेशा किसके बराबर होता है, क्या वो 0 के बराबर होगा या फिर 1 के बराबर या फिर 2 के बराबर या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर। ठीक है, तो इसको भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर लेंगे 1 और 2, अगर 1 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ किसके बराबर होगा, इनका एचसीएफ 1 के फैक्टर्स यहाँ पे क्या रहेंगे, 1 का फैक्टर 1 ही है और 2 के फैक्टर्स क्या रहेंगे 2 इंटू 1, तो इनका एचसीएफ क्या रहेगा 1। इसके बाद अगर हमें 2 और अगर इसके बाद हम 2 और 3 को यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ चेक करेंगे, 2 के फैक्टर्स क्या रहेंगे 2 इंटू 1 और 3 के फैक्टर्स 3 इंटू 1, तो इसका भी यहाँ पे एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा 1। ठीक है, इसके बाद और दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे हम यहाँ पे 10 और 11, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हम लेंगे, कोई से भी दो, आप कोई से भी दो पे चेक कर सकते हो। 10 और 11 यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 10 के फैक्टर्स है 2 इंटू 5 इंटू 1 और 11 के फैक्टर्स क्या है 11 इंटू 1। ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस जो है ना, ये आप कहाँ पे कर सकते हो, ये आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन टेबल, वो फैक्टर ट्री जो है, फैक्टर ट्री की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा काम बनना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम 10 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, 10 के फैक्टर निकल रहे हैं यहाँ पे 2 5 एंड 1 और 11 के फैक्टर है यहाँ पे 1 11 एंड 1, तो इनका भी कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका यहाँ पे 1, तो इनका भी एचसीएफ क्या रहेगा 1। 10 और 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, कंसेक्यूटिव मतलब जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे होंगे, जो एक दूसरे के प्रेडिसेसर्स और सक्सेसर्स होंगे। तो ये एक 10 प्रेडिसेसर है 11 का और 11 सक्सेसर है प्रेडिसेसर का, ये सॉरी 10 का, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ यहाँ पे 1 आ रहा है। तो हमेशा जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, अगर आप यहाँ पे करेंगे चेक इनका, अगर आप यहाँ पे 63 और 64 जो है ना, यहाँ 62 यहाँ पे लेंगे हम, एक तो लेंगे हम 63 और 62, इनके फैक्टर्स अगर आप चेक कर लोगे 62 के फैक्टर्स है 2 इंटू 31, 2 इंटू
31 और इंटू यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद 63 के फैक्टर से 7 इंटू 9 इंटू 1, तो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ही 1 है, तो इनका एचसीएफ यहाँ पे 1 है, तो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा रहेगा दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो होंगे ना उनका हमेशा एचसीएफ 1 ही रहता है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। 15 है यहाँ पे एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, जो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं ना उनका हमेशा एलसीएम क्या होगा, हमेशा उनका एलसीएम यहाँ पे देखेंगे हम क्या रहेगा। हम देखेंगे फिलहाल एक एग्जांपल लेंगे हम 2 और 3, जो 2 और 3 है ना ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, तो 2 के फैक्टर्स क्या रहेंगे 2 इंटू 1 और 3 के फैक्टर्स क्या रहेंगे 3 इंटू 1। अब इसके बाद 1 एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से आ रहा है, और 2 और 3 जो है ना इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 6 आएगी, ठीक है। वही यहाँ पे 2 और 3 की भी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ऐसे आप चेक कर लो, यहाँ पे हम लेंगे 10 और 11, क्या लेंगे हम 10 एक नंबर है और दूसरा 11 नंबर है। 10 के फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 1, और 11 के फैक्टर्स क्या आएंगे 11 इंटू 1। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 1, तो पहले 1 लेंगे हम, उसके बाद जितने भी बाकी फैक्टर्स जो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम विद कॉमन फैक्टर के साथ, तो इनका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 2 5 आर 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 11 इज इक्वल टू 110। तो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 110 आ रहा है, लेकिन जो नंबर्स दो का मल्टीप्लिकेशन है ना वो भी क्या आ रहा है, वो भी 110 के बराबर ही आ रहा है। तो इससे आपको समझ क्या आया यहाँ पे, जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ ढूंढोगे, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होता है, और दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एलसीएम क्या होता है हमेशा, वो होता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो वही दो नंबर्स होंगे उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही हमेशा उन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एंड विद डिजिट 0, इनमें से कौन सा यहाँ पे डिजिट 0 पे एंड होगा। ये तो आपकी एग्जांपल थी 4 रेज पावर n, क्या ये डिजिट 0 पे एंड होगा, नहीं ये कभी डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि 4 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 होल रेज पावर n। आपने पढ़ा होगा वही नंबर डिजिट 0 पे एंड होता है जिसके फैक्टर्स में से दो फैक्टर्स का होना जरूरी है वहां पे, एक तो 2 और दूसरा 5। हम यहाँ पे कुछ चेक भी कर लेंगे, पहले देख लेंगे हम 10 है 20 है, इन दो नंबर से तीसरा नंबर 30 को भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर 10 के फैक्टर्स आप लिखोगे ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे 10 20 और 30। 10 के फैक्टर्स क्या रहेंगे यहाँ पे 2 5 आर 10 और साथ में 1 भी, ठीक है, 1 का रखना यहाँ पे जरूरी नहीं है। 20 के फैक्टर्स क्या रहेंगे 2 2 आर 4 4 5 आर 20, और 30 के फैक्टर्स क्या रहेंगे यहाँ पे 30 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सिमिलरिटी नजर आ रही है इनके फैक्टर्स में, यहाँ पे सिमिलरिटी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। जब भी आप कोई भी नंबर डिजिट 0 पे एंड होता हुआ देखोगे तो उसके फैक्टर्स में से हमेशा दो फैक्टर्स होंगे ही, वो तो हमेशा ही होंगे। कौन कौन, एक तो 2 और दूसरा 5, 2 और 5 हमेशा वहां पे होंगे। हम कुछ और हमने अब देख लिया, आप ये याद रखना, आप रिवाइंड भी कर सकते हो वीडियो को। जो ये है ना 10 में से 10 के फैक्टर्स में 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, और 20 के फैक्टर्स में भी 2 और 5 आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 30 के फैक्टर्स में भी 2 और 5 फैक्टर आ रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स को चेक करेंगे जो डिजिट 0 पे एंड नहीं होते हैं। तो डिजिट 0 पे एंड ना होने वाले नंबर्स में से हम यहाँ पे पहला नंबर लेंगे, सपोज यहाँ पे हम लेंगे 9 डिजिट 0 पे एंड नहीं हो रहा है। इसके बाद हम कोई और नंबर लेंगे 14 भी डिजिट 0 पे एंड नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के फैक्टर्स हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, या इसके बाद हम यहाँ पे 8 भी यहाँ पे लेंगे, 8 के फैक्टर्स भी बाद में हम चेक कर लेंगे। तो 9 के फैक्टर्स क्या है, 9 के फैक्टर है यहाँ पे 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 यहाँ पे फैक्टर है। ये डिजिट 0 पे एंड नहीं हो रहा था, तभी इसमें हमें 2 और 5 फैक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। 14 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 7 इसके फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे ये भी एंड डिजिट 0 पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इनके फैक्टर्स में यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसके बाद 8 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे भी 5 नहीं है। अगर हम यहाँ पे 5 डालेंगे तो आप चेक कर सकते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन के फिर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 2 आर 8 8 5 आर 40, तो फिर ये डिजिट 0 पे एंड होगा। तो याद रखना है आपको, जब भी कोई नंबर डिजिट 0
पे एंड होता है तो उसके फैक्टर्स में 2 फैक्टर्स का होना लाजमी है वहां पे। एक तो है फैक्टर 2 और दूसरा है फैक्टर 5। अगर इनमें से एक भी एब्सेंट होगा तो कोई भी नंबर, वो वाला नंबर फिर वहां पे डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें कह रहा है क्या 4 रेज पावर एन डिजिट 0 पे एंड होगा? हम 4 के फैक्टर्स देखेंगे। 4 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 तो फैक्टर था लेकिन यहाँ पे 5 फैक्टर नहीं है तो ये डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। इसके बाद 6 रेज पावर एन। 6 रेज पावर एन को हम चेक कर लेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3। इसके फैक्टर्स में 2 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है तो ये भी डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। इसके बाद हम ऑप्शन डी को पहले चेक करेंगे। 5 रेज पावर एन। 5 के फैक्टर्स में 5 इंटू 1 है। 5 तो है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो ये भी डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं 10 रेज पावर एन। 10 रेज पावर एन जो है ना, 10 रेज पावर एन के फैक्टर्स में से फैक्टर क्या है यहाँ पे? इसके फैक्टर्स है 2 एंड 5। तो दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है तो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स 10 रेज पावर इज दैट नंबर विच कैन एंड विद डिजिट 0, जो डिजिट 0 पे एंड होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर जो है ना, हमारे पास 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। इनके टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 1 जार 2, इसके बाद 3 1 जार 3, इसके बाद यहाँ पे 5 1 जार 5 आएगा, 5 1 जार 5, इसके बाद यहाँ पे 7 1 जार 7। तो इनके फैक्टर्स क्या? कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पे कॉमन फैक्टर की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 2 है ना, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो इसके पास 2 फैक्टर्स हैं। 3 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 1, तो 3 के पास भी 2 फैक्टर्स हैं। 5 भी एक प्राइम नंबर है तो इसके पास भी यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं। तो हर एक प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स। हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा, आपने डेफिनेशन में ये पढ़ा होगा, प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज नंबर 1 एंड इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, एक तो नंबर 1 है और नंबर इटसेल्फ है। जिनके पास भी 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो नंबर 1 होगा और नंबर इटसेल्फ होगा, वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर। सिर्फ ही 2 फैक्टर्स होने चाहिए, इनके बगैर कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। अब तो इसका आंसर यहाँ पे 2 रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो अभी हमने पहले एक क्वेश्चन में रिलेशन पढ़ी थी, एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? एलसीएम इनटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के बराबर होता है, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, या सम ऑफ 2 नंबर्स या सबट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स? ठीक है, तो हमें पता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो इसका फिर आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स आपको जो है ना एग्जर्स जो चैप्टर नंबर 1, इनमें से ही कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 इंटीजर्स आर इक्वल, अगर 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ बराबर होगा, देन द नंबर्स मस्ट बी, तो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं? क्या वो को प्राइम हो सकते हैं? क्या वो नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं, या फिर वो नंबर्स यहाँ पे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, या फिर वो नंबर्स कंपोजिट हो सकते हैं, या फिर वो इक्वल हो सकते हैं? हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एक एग्जांपल की मदद से। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। 6 और 7 दोनों ये मान लेंगे हम, ये को प्राइम नंबर्स है। क्या इनका एचसीएफ और एलसीएम बराबर होगा? इन दोनों का जब आप एचसीएफ चेक करोगे इनका एचसीएफ 1 आएगा, और इन दोनों का जब आप एलसीएम चेक करोगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे 42 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ बराबर नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन रिजेक्ट। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर 2 तो 2 और 3 है। 2 और 3 का जो एलसीएम है ना, यहाँ पे 6 आएगा और इन दोनों का एचसीएफ 1 रहेगा। 1 और वहाँ यहाँ पे एचसीएफ 1 और एलसीएम 6। एलसीएम और जो एचसीएफ है ना, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत था ही, इसके बाद दूसरा ऑप्शन भी गलत हो रहा है। अब इसके बाद है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर को भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। 4 एक कंपोजिट नंबर है और 6 दूसरा कंपोजिट नंबर है। जब आप इन दोनों का एचसीएफ चेक करोगे, इन दोनों का एचसीएफ आएगा 2, और इन दोनों का जब आप एलसीएम चेक करोगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, देखो यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ यहाँ पे 2 आ रहा है, और एलसीएम कितना आ रहा है? 12। दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ सेम नहीं है, तो कंपोजिट नंबर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं रहेगा। ठीक है,
तो ये भी गलत रहेगा। इसके बाद इक्वल, तो ऑप्शन यहाँ पे इक्वल ही है, ठीक है। इसका आंसर फिर क्या रहेगा, इसका आंसर इक्वल रहेगा। इक्वल को भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे 4। अगर हम 4 का एचसीएफ 4 के साथ ही निकालेंगे, दो इक्वल नंबर्स हैं, इसका एलसीएम 4 के साथ निकालो या इसका एचसीएफ 4 के साथ निकालो। 4 का एलसीएम 4 के साथ निकालना है तो इनका एलसीएम क्या रहेगा, इनका एलसीएम भी रहेगा यहाँ पे 4 और इनका एचसीएफ भी यहाँ पे रहेगा 4। तो दो इक्वल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ सेम होता है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 4√5 डिवाइडेड बाय 2√5। क्या 4√5 डिवाइड बाय 2√5 एक रैशनल नंबर है, या फिर ये एक इरेशनल नंबर है, या फिर बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज है। अगर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो ये वाला नंबर है ना, इन दोनों में जब आप कैंसिलेशन करोगे, कैंसिलेशन करने पे क्या होगा, जो 5 और 5 है ना, √5 ये दोनों कैंसिल होंगे तो फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 जो है ना, 2 हमारा इंटीजर है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर फिर यहाँ पे रैशनल नंबर रहेगा। सॉरी, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहोगे जो ये है ना, इसका न्यूमरेटर तो एक इरेशनल नंबर था, इसका डिनोमिनेटर एक इंटीजर नहीं था। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में नंबर सेम फैमिली ऑफ इरेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, हमेशा रैशनल ही आता है। ये एक लंबा टॉपिक है, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब डिवीजन में सेम फैमिली के इरेशनल नंबर्स होंगे तो आंसर रैशनल होता है। जब डिवीजन में सेम फैमिली के, जब मल्टीप्लिकेशन में सेम फैमिली के इरेशनल नंबर्स होंगे तो भी आंसर रैशनल ही आता है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये केसेस आपको याद रखने हैं। तो ये था आपका आज का पेपर। इसके बाद अब अगले दिन अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका, वो आपके चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज का सेशन रहेगा। चैप्टर नंबर 2 जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है, उसमें जो हम 20 टॉप मोस्ट 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज होंगे, उनको हम यहाँ पे प्रीवियस पेपर से कलेक्ट करके लाएंगे आपके लिए। लेकिन आपसे गुजारिश है, आप हमारी चैनल को सपोर्ट करते रहे और हमारी चैनल को कंटिन्यूअसली आप शेयर करते रहे, हमारे वीडियोस को भी शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें।